हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम अमन सिंह है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग की पॉलिटी की क्लास है। अब यार आई विल बी ट्राइंग, आज थोड़ा लेट हो गया, आई नो। आई विल बी ट्राइंग कि थोड़ा मैं आपको रेगुलरली इसको दे पाऊँ। इधर बीच आई नो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रह गया था। रीज़न बीइंग क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा ऑफलाइन क्लासेस का बर्डन थोड़ा ज़्यादा था। आज से मैं अब थोड़ा सा रेगुलर होने की कोशिश कर रहा हूँ। आई मीन टू से अब ये आपको रेगुलरली ही वीडियोस जो है मिलेंगी, लेक्चर्स मिलेंगे। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या बात की थी? लास्ट लेक्चर में हम लोग ने बात की थी अबाउट अपना आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। इसको हम लोग ने प्रॉपरली कंप्लीट किया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अपना आर्टिकल 19 है वो किस में है, वो कुछ 6 पार्ट्स में है, अपना डिवाइडेड 6 पार्ट्स में अपना डिवाइडेड है, राइट। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर फ्रीडम टू असेंबल एनीवेयर, ये सब चीजों को अगर हम देखें तो हमारे पास 6 पर्टिकुलर पार्ट्स में आर्टिकल 19 जो है वो डिवाइडेड है। हम लोग ने आर्टिकल नंबर 19 का सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए जो था उसको हम लोग ने कर लिया था। आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग करने वाले हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। इसको हम देखेंगे और इसमें हम जानेंगे कि क्या चीजें लिखी हुई हैं हमारे संविधान में। अब ये जो पर्टिकुलर थिंग है, दिस इज वेरी मच इजी, दिस इज वेरी मच इजी, बट इसमें भी आपको थोड़ा सा समझने का जरूरत है, राइट। हर चीजें देखो, इसमें जो पर्टिकुलर थिंग है इसमें इजी तो बहुत कुछ है, बट फिर भी लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं, वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क बन जाता है, राइट। सो हमें कुछ ऐसे पढ़ना है कि हमारे लिए ये सारी चीजें ऐसी हों कि हम लोग इजिली इसको समझ पाए। तो अगर अब मैं बात करूं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी की, तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि इट गारंटीज यू अ फंडामेंटल राइट। ये आपको गारंटी करता है फंडामेंटल राइट टू असेंबल। असेंबल का मतलब जानते हो क्या होता है? और ये किसके लिए? ये टू ऑल सिटीजन्स, राइट, इंक्लूडिंग व्हाट? इंक्लूडिंग राइट्स टू होल्ड मीटिंग्स, राइट्स टू होल्ड मीटिंग्स, या कोई भी एक प्रोसेशन हो गया, होल्ड मीटिंग। मान लीजिए कि आप मीटिंग के लिए कहीं पे मिल रहे हो, तो ये राइट जो है ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप कहीं अगर आपको मीटिंग करनी है तो आप मिल सकते हो, आप लोगों से मिल सकते हो, बिल्कुल मीटिंग आप कर सकते हो। या और और टेकिंग आउट प्रोसेशन, टेकिंग आउट प्रोसेशन। प्रोसेशन मतलब मालूम है क्या होता है? कि कोई धरना प्रदर्शन आप कर रहे हो, उस टाइप का अगर आप कोई प्रोसेशन निकाल रहे हो, कुछ भी आप लेके ऐसा जा रहे हो, तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। वो भी आप कर सकते हो, लेकिन 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 ये आपका फंडामेंटल राइट तो है। अब आप टेकिंग आउट प्रोसेशन मैंने लिखा है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर फंडामेंटल राइट, दिस इज योर फंडामेंटल राइट। तो अगर अब ये फंडामेंटल राइट है तो क्या करोगे आप? प्रोसेशन निकालोगे, लेकिन एक कंडीशन भी है इसके साथ, और वो कंडीशन क्या है? इन अ पीसफुल वे, पीसफुल मैनर या वे। मतलब प्रोसेशन करना है करिए, स्ट्राइक करना है करिए, सब कुछ करिए, ये सब आपकी मर्जी है। आपको प्रोसेशन निकालना है बिल्कुल निकालिए, धरना प्रदर्शन करना है करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन ये पीसफुल मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रोसेशन करते करते पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी, राइट। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर पीसफुल मैनर में हो रहा है तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर फंडामेंटल राइट। लेकिन अगर ये पीसफुल मैनर में नहीं हो रहा तो देन इट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। इट योर फंडामेंटल राइट इज ओनली टू डू प्रोसेशन, टू टेक आउट प्रोसेशन। आप प्रोसेशन करो, ये आपका फंडामेंटल राइट है। पीसफुल मैनर में करो, ये आपका फंडामेंटल राइट है, राइट। तो ये चीजें हम लोग ने समझ ली, और ये बहुत ही इजी सा थिंग था, इस पे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं था। अब जो आ रहा है वो थोड़ा सा आपको समझने वाला है। क्यों? क्योंकि जो अभी के एक दो फंडामेंटल राइट्स हैं, अभी जो इसके पार्ट्स हैं, सब क्लॉसेस हैं, वो थोड़े से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस हैं। आप समझिए कैसे। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। अब ये क्या कहता है? अब ये क्या कहता है? ये भी कुछ बोलता है, और ये क्या बोलता है? ये बोलता है, ये आपको एक क्या देता है? फंडामेंटल राइट। अगर आपने असेंबली मतलब असेंबल हो ही गए, मीटिंग बुला ही ली है, अगर गैदरिंग आपने कर ही ली है, लोगों को बुला ही लिया है अपने पास, तो उसको फॉर्मलाइज क्यों नहीं कर देते हो? तो उसको फॉर्मलाइज कर लीजिए, राइट। उसको क्या कर लीजिए? फॉर्मलाइज कर लीजिए। मतलब कहने का है कि उसको एक कुछ नाम दे दो। जैसे होता नहीं है, जैसे कोई एक सोसाइटी हो गई है ना, जैसे आपने सुना होगा कोई संघ हो गया, उस टाइप में बदल दीजिए। अगर आपने 10 लोगों को बुला के गैदरिंग कर ही लिए तो इसको कुछ नाम बुला लो ना, इसका नाम आरएसएस रख दो,
कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम रख दो इनका, राइट। तो इस तरीके से तो ये क्या बोलता है, इट इज अ फंडामेंटल राइट टू फॉर्म एनी एसोसिएशन। जैसे होता नहीं, आपने सुना होगा दिस एसोसिएशन, राइट, एडवोकेट्स एसोसिएशन, दिस ट्रेड यूनियन, ऑटो रिक्शा ट्रेड यूनियन, बस ड्राइवर ट्रेड यूनियन, है ना, सॉरी ट्रेड यूनियन कह रहा हूँ, बस यूनियन या कुछ ऐसा, ट्रेड यूनियन मैं बार बार बोल रहा था। तो फंडामेंटल राइट्स टू फॉर्म एनी एसोसिएशन ऑफ एनी टाइप, राइट। अब ये क्या क्या इंक्लूड करेगा, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, जैसे आपका पॉलिटिकल एसोसिएशन हो गया, पॉलिटिकल एसोसिएशन। फिर आप कह सकते हो यू हैव राइट टू फॉर्म, ये राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन आपके पास राइट है, आप फॉर्म कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इस तरीके से अगर आप बात करो तो चीजें हैं, राइट। चलिए अभी मैं इस पे एक पॉइंट और है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। आप ऐसे सोचिए कि एग्जांपल लीजिए कि वी आर ऑटो रिक्शा ड्राइवर, ठीक है, हम सब लोग ऑटो रिक्शा चलाते हैं, एग्जाम्पल है। तो हम अगर साथ में मिल जाएंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, हमारा एक यूनियन होना चाहिए, हमारा एक यूनियन होना चाहिए, राइट। तो हमने अगर एक यूनियन बना लिया तो हम क्या बनाएंगे, यूनियन बनाएंगे, हम यूनियन उसको एक फॉर्मलाइज सेक्टर में डाल देंगे कि भाई ठीक है, हम एक ये क्या बना लिया हम लोग ने, एक हमारा यूनियन बन गया। अब क्या होगा, अब हम किसी एक को क्या बनाएंगे, अपना एक लीडर बनाएंगे, और लीडर जो होगा वो ही नेगोशिएट करेगा हमारी गवर्नमेंट से। एग्जाम्पल कि किसी भी, मान लीजिए सीएनजी चलता है आजकल, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, ऑटो रिक्शा में सीएनजी यूज होता है, या किसी भी पब्लिक व्हीकल में सीएनजी आजकल यूज हो रहा है या इलेक्ट्रिक यूज हो रहा है। एग्जाम्पल मैं सीएनजी से लेता हूँ, मान लीजिए सीएनजी व्हीकल है, सीएनजी व्हीकल यूज हो रहा है। अब सीएनजी का प्राइस जो है वो एकदम से हाइक कर दिया, और फेयर जो है वो पब्लिक हम लोग को उतना दे नहीं रही है, राइट। ऐसा समझो कि फॉर 1 किलोमीटर वी आर गेटिंग 2 रुपीज, और 2 से 5 रुपीज नहीं होने दे रहे हैं, जबकि सीएनजी का प्राइस हैज रोजन बाय 100%, दुगना हो गया है प्राइस। उसका जो प्राइस था वो इंटू 2 हो गया है, जितना भी था, मान लीजिए 10 रुपीज का मिल रहा था तो वो अब 20 का हो चुका है, राइट। तो हम लोग को वो चीज नहीं निकल रहा है, कॉस्टिंग नहीं आ रही है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने लीडर को बताएंगे, एंड दिस लीडर विल नेगोशिएट विद गवर्नमेंट कि भाई आप इसको प्राइस करिए, कम करिए इसको, या इस प्राइस को ज्यादा करिए, ऐसा करिए, हमें ये चीज नहीं सही हो रही है, राइट। तो ये गवर्नमेंट इस पे बात सुनेगी। मतलब देखो, कहा जाता है ना कि यूनिटी में पावर है, तो यहाँ पे देख लो कितनी पावर है यूनिटी में। एक ऑटो रिक्शा का कोई सुनता है, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का, लेकिन जहां पे यूनियन या कुछ एक यूनियन बन गया, एक एसोसिएशन बन गया, तो देखो गवर्नमेंट भी सुन रही है, राइट। दिस इज अ थिंग। तो ये चीजें हो गई, राइट, ये चीजें हम लोग ने समझ ली। लेकिन अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट जो थी वो, जो सीएनजी के प्राइसेस थी वो कम ना करती, तो क्या होता, हम लोग क्या एक्शन ले सकते थे, हम लोग क्या एक्शन ले सकते थे अगर ऐसा कुछ होता और गवर्नमेंट जो सीएनजी के प्राइसेस है वो कम ना करती, तो हम लोग क्या कर सकते थे, स्ट्राइक, राइट। स्ट्राइक करते, स्ट्राइक करते, बिल्कुल करते, है ना। सो अब माय क्वेश्चन इज कि ये जो स्ट्राइक करना हुआ, इज इट आर फंडामेंटल राइट? क्योंकि हमारे पास स्ट्राइक करना कहां से आ रहा है, जब हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर ट्रेड यूनियन फॉर्म करने का राइट है, वो भी फंडामेंटल राइट, तो हमारे पास स्ट्राइक का भी तो फंडामेंटली राइट हुआ। क्योंकि स्ट्राइक कहां से आ रहा है, भाई तुम बात नहीं मानोगे तो हम स्ट्राइक करेंगे, और वो स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो पूरा नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्राइक है, इट इज एसोसिएटेड विद दिस फंडामेंटल राइट ना, तो ये स्ट्राइक करना भी हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए, राइट। हो गया ना, समझ में आया ये चीज। तो जो स्ट्राइक करना हुआ, इज इट आर फंडामेंटल राइट, मेरा क्वेश्चन ये है आप लोग से, ये जो हम लोग स्ट्राइक करते हैं, इज इट आर फंडामेंटल राइट? नो सर, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट बिल्कुल भी नहीं है, राइट। अब गवर्नमेंट के ऊपर है ये कि वो बात माने या ना माने, गवर्नमेंट के ऊपर। आपने देखा होगा ना कि जो बैंक से कभी कभी मैसेजेस आते हैं कि भाई 3-4 दिन बैंक बंद रहेगी, किसी को अपना कुछ पैसा विड्रॉ वगैरह करना है तो आप कर लो, मैसेज आते हैं कभी कभी, राइट, कर सकते हो। लेकिन आप ऐसे समझो कि दिस इज नॉट योर फंडामेंटल राइट, रादर इट इज क्या, इट इज योर लीगल राइट, ये आपका लीगल राइट है। स्ट्राइक करना आपका राइट तो है, अधिकार तो है, लेकिन फंडामेंटल अधिकार नहीं है आपका, मौलिक अधिकार नहीं है, वो आपका क्या है, वो आपका लीगल राइट है, राइट। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी अब कि आपको, ठीक है, अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही है
तो उस पे आप स्ट्राइक करो, दिस इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। आपका फंडामेंटल राइट बिल्कुल नहीं है वो। उस पर अगर गवर्नमेंट ने नहीं माना, दिस इज योर लीगल राइट। अगर आपको स्ट्राइक कर रहे हो तो वो आपकी लीगल राइट है। तो इसी वजह से आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर किसी ने आपको रोका, एग्जाम्पल कोरोना के टाइम पे अगर डॉक्टर्स हैं उनको बिना सैलरी के काम कराया जा रहा था, अगर वही लोग स्ट्राइक पे चले जाते कि हमें पैसे नहीं मिल रहे, नहीं जा सकते हो ना भाई। अगर आपका फंडामेंटल राइट होता और गवर्नमेंट आपसे करवाती और आप यहाँ पे बोलते कि सर मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमें बिना पैसे दिए काम कराया जा रहा है और हम नहीं करना चाह रहे, हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। उस टाइम पे गवर्नमेंट कहती कि नहीं भाई स्ट्राइक नहीं कर सकते हो तुम, तब आपका क्या होता? वायलेट फंडामेंटल राइट। लेकिन यहाँ पे अगर आप स्ट्राइक, गवर्नमेंट आपको स्ट्राइक नहीं करने दे रही तो आपका फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, आपका क्या लीगल राइट वायलेट हो रहा है। और ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कब करना है। गवर्नमेंट आपको बताती भी है, क्योंकि देखो बैंक वगैरह के जब ये मैसेजेस आते हैं तो बैंक उनको प्रायर नोटिस देती है कि सर हम यहाँ से इतने तक स्ट्राइक पर रहेंगे। तो प्रायर नोटिस होता है, प्रायर आपका परमिशन लिया जाता है। इस तरीके से जब वो करते हैं ना, ये चीज होती है, गवर्नमेंट परमिट करती है उनको कि ठीक है आप करिएगा, राइट। तो दिस वाज अ थिंग, ये जो हम लोग ने स्ट्राइक के बारे में जान लिया, राइट। ये चीजें अब हमें समझ में आ गई। अब इसी में एक और चीज है, इसी में एक चीज है कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये जो था ना, ये हमारे में ऐड किया गया था हमारे संविधान में 97th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2011 में। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत इसको ऐड किया गया था। सो ये चीजें हम लोग ने जान ली है, राइट। अब होता क्या है, अब देखो स्ट्राइक कर लिया, सब कुछ कर लिया। आपने कभी वो सुना है कि आज भारत बंद है, आज ये चीज महाराष्ट्र बंद है ना, महाराष्ट्र बंद, सुना होगा ये बंद नाम, है ना। इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसने बोला था कि ये जो बंद है ना, BANDH, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये भाई इलीगल है, ये इलीगल है। बंद जो होता है वो इलीगल है, इट इज नॉट लीगल थिंग, समझ गए? वो लीगल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसका एक बड़ा भाई है, ये स्ट्राइक का बड़ा भाई है, और ये क्या है? ये इलीगल है, दिस इज नॉट लीगल। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कब इलीगल बताया था? सुप्रीम कोर्ट ने इसे 1998 में बताया था इलीगल, कि भाई ये चीज जो है वो इलीगल है, इसको आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई सारी मशीनरी ठप पड़ जाती है, इन द सेंस कि कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे नहीं हो पाती है। इस वजह से इसको क्या बोल दिया गया है? इसको बोला गया कि दिस इज एन इलीगल थिंग, आप बंद नहीं कर सकते। यू कैन गो ऑन स्ट्राइक, पीसफुल प्रोसेशन जो है वो सब आप कर सकते हो, लेकिन ये बंद करना इज नॉट अ गुड थिंग, एंड ये नहीं कर सकते हो आप, तो इट इज इलीगल, राइट। ये चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। चलो अब ये चीज समझ लो। सर एक चीज बताओ मुझे, कैन यू मेक अ फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज? क्या आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कोई पेज बना सकते हो, जैसे आजकल लोग बनाते हैं? क्या आप बना सकते हो? कैन यू मेक अ पेज ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम? कैन यू मेक इट और नॉट? क्या आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कोई पेज बना सकते हो? बताइए सर, बताइए, हो सकता है या नहीं? व्हाट द आंसर इज? सर बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। यू कैन मेक एनी पेज ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम, राइट। ये चीज क्यों बना सकते हो सर? क्योंकि आपके पास क्या है? आपके पास है आर्टिकल 1 क्लॉज A क्लॉज सब क्लॉज 8। ये क्या है हमारा? ये हमारा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कोई पेज बना रहे हो और उस पर आप फोटो या वीडियो जो भी चीजें अपलोड कर रहे हो, वो क्या है? वो अपने आप को एक एक्सप्रेस करने का वे ही तो है। यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, एक्सप्रेस ही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो आप? और तो कुछ कर नहीं रहे हो, राइट। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कोई भी पेज बनाते हो तो उसके माध्यम से आप क्या करते हो? यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, विद द हेल्प ऑफ दैट पेज, है ना, राइट। अब होता क्या है, आप ऐसे समझो, होता क्या है कि चीजें कुछ इस तरीके से होती है। अब सबके पास ये फंडामेंटल राइट है, और बेसिकली ये अब ज्यादा देखा गया है इधर बीच, मतलब इन द सेंस इन लास्ट डिकेड की मैं बात कर रहा हूँ, ये अभी ज्यादा देखा गया है। person who has got selected, example I'm giving, not it is not a very much true thing, but I'm giving you an example. Let's say a person
who has got selected in army, right? He got selected in Indian Army, and that uniform and all का सब कुछ craze, you know, all, है ना? तो हुआ क्या कि अब यहाँ पे क्रेज बढ़ गया है यूनिफॉर्म का, सो ही अपलोडेड हिज पर्टिकुलर पिक्चर इन दैट पर्टिकुलर पेज। उसने पेज पे अपना फोटो वीडियो एंड ऑल सब कुछ अपलोड किया। अब होता क्या है ना, इसकी वजह से ही वॉज इन व्हाट, ही वॉज इन इंडियन आर्मी। होता क्या है, इससे शुरू हो गया हनी ट्रैपिंग। हनी ट्रैपिंग, यू नो, हनी ट्रैपिंग अब तो नाम सबको याद हो गया होगा। क्या होता है हनी ट्रैपिंग? आजकल बहुत कुछ इसकी न्यूज सुनने में आई है। Honey trapping is when a particular other gender person falls in love with you and it is a fake thing. मतलब to compromise the security, जब कोई other gender मतलब opposite gender आपके करीब आता है to know, to get, to take out all the intels of your country, but that person is not actually loving you, ऐसा कुछ होता है इसमें हनी ट्रैपिंग में। so वो ट्रैप करते हैं आपको, इट इज नोन एज हनी ट्रैपिंग, राइट? इट इज नोन एज हनी ट्रैपिंग। तो ऐसा होने लगा जब ऐसे लोगों ने अपलोड करना शुरू किया कि भाई आई गॉट सेलेक्टेड इन दिस आर्मी, आई गॉट सेलेक्टेड, आई एम पोस्टेड हियर, आई एम पोस्टेड देयर, दे आर शेयरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन ओपनली। तो होता क्या है कि हनी ट्रैपिंग होता है। हनी ट्रैपिंग की वजह से कई केसेस ऐसे आए जिसमें कि पता चला कॉफी पे गए, कॉफी पे ही सारी चीजें बता दी कि भाई ऐसे हम लोग ऑपरेट करते हैं, हम लोग यहाँ से ऐसे, यू नो, इट्स अ ह्यूमन इंस्टिंक्ट, इट्स अ ह्यूमन नेचर। एवरीवन मतलब वांट्स टू एक्सप्रेस देम। बहुत कम ही ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो नहीं बताते हैं ये सारी चीजें, एंड देयर आर रियल ऑफिसर्स जो नहीं बताते, लिटरली दे आर सो एनोनिमस, एंड आई रियली रिस्पेक्ट देम द मोस्ट, आई रियली रिस्पेक्ट देम द मोस्ट। जिनको पता है कि दे विल गेट जीरो, दे विल गेट लिटरली जीरो, एंड देन टू दे आर सर्विंग यू लाइक अ हेल। उनका कोई कोई रिकॉर्ड नहीं। इनफैक्ट जब वो उनको कुछ हो भी जाए ना, उनको अगर कुछ हो भी जाता है नेगेटिव, तो they will get what, they will just get कि he was not a citizen of our country, बस यही मिलता है उनको। Literally I am telling you, I respect them the most। उनसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी में जो है इन्वॉल्व है उनसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल नहीं है, बिकॉज दे डोंट गेट एनीथिंग, दे डोंट गेट एनीथिंग, दे आर जस्ट सेल्फलेस। गए, काम किया, और इट इज नॉट अ थिंग as you watch in movies and all। आप जैसे movies and all में देखते हो ना, it is not a thing like that। जैसे movies में चलता है कि यार दूसरी कंट्री में गए, वहाँ पे ऐसे गन फाइट हो रही है एंड ऑल, वहाँ पे किसी मार दिया, गाने बज रहे हैं बैकग्राउंड में, इमोशनल बैकग्राउंड, उसने वॉलेट निकाला, वाइफ, मदर एंड ऑल की फोटोज देखी, बंद किया, दिन मर गया। ऐसा नहीं होता है, एंड ट्रस्ट मी ऐसा नहीं होता, लिटरली ऐसा नहीं होता है जो आपको मूवीज में दिखाया। इफ यू विल हेयर द रियल स्टोरीज ना, आपको रियल स्टोरीज पता चलेंगी ना, तो यू विल फील लाइक इट क्या बोरिंग लाइफ होती है, एंड लिटरली बहुत ज्यादा थ्रिल नहीं होता, बिकॉज इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इट इज लिटरली अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है इन सब का। अगर कहीं भी ऑपरेशन हो रहा है, कोई भी ऑपरेट कर रहा है, इट इज नॉट अ वन डे थिंग कि गए चले आए, नहीं। इट इज डन बाय शूटर्स एंड ऑल, वो अलग टॉपिक है, वो मुझे उसकी टेक्निकलिटी में जाना भी नहीं है, आई डोंट वांट टू गो देयर। बट मैं एक बात कर रहा हूँ कि जैसे यू नो ना, जैसे मूवीज बनती है कि रॉ ऑफिसर, ही इज अ रॉ ऑफिसर, ही इज अ सीक्रेट एजेंट एंड ही इज गोइंग इन सम कंट्री, किलिंग पीपल्स एंड कमिंग बैक टू, एंड यहाँ पे वुंड्स हैं, राइट, ब्लड लगा हुआ है, एंड ही इज बैक हियर इन कंट्री एट लास्ट मोमेंट। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, लिटरली ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होता है। इट इज अ थिंग, इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, कहाँ पे आप किस तरीके से एक्ट कर रहे हो, राइट? सो ऐसा होने लगा कि हनी ट्रैपिंग होने लगी। अब हनी ट्रैपिंग होने लगी तो उसकी वजह से हमारी क्या हो गई, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई ना। डेफिनेटली यार, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड। उसकी वजह से क्या होता है, जब ये कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हुआ, ये कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हुआ, तो फिर एक पर्टिकुलर क्या आता है, एक्ट आता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मी एक्ट। आर्मी एक्ट। और इसमें क्या लिखा था, इसमें लिखा हुआ था कि इफ यू आर इन आर्मी यू कैन नॉट यूज दिस सोशल मीडियाज, यू कैन नॉट यूज। अगर आप आर्मी में हो तो आप ये सोशल मीडियाज जो है वो नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते हो? बिकॉज डेफिनेटली इट इज गिविंग यू अ थ्रेट, इट इज गिविंग यू अ थ्रेट, इट इज अ थ्रेट ऑन आवर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, आपके ऊपर थ्रेट है वो तो एक अलग टॉपिक है, वो तो दूसरा ही टॉपिक है, उससे मतलब इतना नहीं है, बट इंडिया पे थ्रेट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इट इज थ्रेट ऑन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो उस वजह से ये लाया गया कि नहीं सर, यू कैन नॉट यूज दिस सोशल मीडिया, और ये है। तो
अब देखो कहीं ना कहीं जब इनको रिस्ट्रिक्ट किया गया इस चीज पे, तो इज इट नॉट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए? इसका वायलेशन नहीं है? नो सर, इट इज नॉट, बिकॉज अगर आप आर्मी में ज्वाइन कर रहे हो सो यू आर एक्सेप्टिंग दिस, तभी आप ज्वाइन करोगे, राइट? देयर इज अ थिंग, और ये इसके लिए लॉ बन चुके हैं। और लॉ कौन बनाएगा? लॉ बनाएगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को ये पावर कौन देता है? पार्लियामेंट को ये पावर देता है अपना आर्टिकल 33। तो आर्टिकल 33 पावर देता है किसको? पार्लियामेंट को, जिसमें कोई भी लॉ या कोई भी इम्पोज आप कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हो, लीविंग आर्टिकल 20 एंड 21। 20 एंड 21 को छोड़ के आप इन सब में से किसी भी फंडामेंटल राइट को ऊपर लॉ ऐसा बना सकते हो जिसमें क्या हो, जिसमें आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, राइट? और ये पावर इसको किसने दी है? आर्टिकल आपके 33 में दी हुई है। बट ऐसा देखो, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है ना, बिकॉज इंडिया के ऊपर थ्रेट है एंड दैट थ्रेट इज वेरी मच नॉट नॉर्मल, इट इज नॉट नॉर्मल। तो उस वजह से वहां पे अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इट इज व्हाट दैट इज नीडेड टू बी डन, राइट? तो अब ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई है, होप अब ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे भाई अब देखिए, आर्मी में जाते हो तो आर्मी एक्ट होता है, नेवी में जाओगे तो नेवी एक्ट होगा, इस तरीके से पुलिस में जाओगे पुलिस एक्ट होगा, इस तरीके से सारी चीजें चलती हैं, राइट? सो दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि भाई देखिए ना कि यू हैव टू बी एनोनिमस, आप फालतू में फ्लॉन्ट नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली यार देखो, आई एम नॉट गोइंग इनटू कंट्रोवर्सीज कि यार ये अच्छे होते हैं ये बुरे होते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इफ आर्मी पर्सनल्स आर गेटिंग किल्ड, सो देयर आर पर्सन लाइक, भाई हमारे पास पुलिस भी तो है जो इतना वर्क कर रही है, पुलिस के ऊपर भी तो लोड है। आई एम जस्ट आस्किंग यू कि बी नॉर्मल, बी ऐसा ना कि बी बैलेंस्ड। इट इज नॉट कि पुलिस काम नहीं कर रही है यार, डेफिनेटली पुलिस इज ऑल्सो वर्किंग, रॉ ऑफिसर्स आर ऑल्सो वर्किंग, आईबी ऑफिसर्स आर ऑल्सो वर्किंग। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, जिनकी वजह से आप यहाँ पे आज फ्रीली सांस ले रहे हो। इट इज नॉट जस्ट द बॉर्डर सिक्योरिटीज, डेफिनेटली इट इज अ कलेक्टिव थिंग। बट ऑलवेज देयर इज अ थिंग कि हम सिर्फ किसी एक को ही सारा क्रेडिट दे देते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, डेफिनेटली आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट देयर इज अ थिंग जहाँ पे आपको सबको कहीं ना कहीं, देयर हैज बीन एन इंटेलिजेंस फेलियर ऑल्सो। बहुत बार ऐसा हुआ है, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, एंड एक बार नहीं हुआ है, काफी बार हुआ है। देयर हैज बीन अ टाइम्स जब हमें पता था कि यार ये चीज होने वाला है, बट उस पर एक्ट नहीं कर पाए। तो देयर इज अ कलेक्टिव थिंग, इफ यू आर विनिंग इट इज अ कलेक्टिव विनिंग, इफ यू आर फेलिंग इट इज अ कलेक्टिव फेलिंग। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि वी ट्राई टू गिव इंफॉर्मेशन, बट देयर इज अ थिंग, देयर इज अ पॉलिटिक्स जिसमें वो चीज इग्नोर कर दी जाती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एंड डेफिनेटली वो चीज हो जाती है बाद में। तो देयर इज अ थिंग जो कि इसे चलती रहती है, और ये गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा चलती है, राइट? सो दीज आर द थिंग। लेट्स मूव ऑन टू आर्टिकल नंबर अपना नेक्स्ट, दैट इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। नाउ अब ये समझिए ये क्या है, व्हाट इट इज। अब देखिए, आई यूज्ड टू आस्क हु इज अ एक्टिव ट्रेवलर। मैं आप लोग से पूछूंगा कौन एक्टिव ट्रेवलर है? एक्टिव ट्रेवलर कौन है, बहुत ज्यादा ट्रेवल करता है? अब देखो, सॉरी गाइज, देयर वाज अ ग्लिच, स्मॉल ग्लिच, मेरी वीडियो स्टॉप हो गई थी, सो आई एम कनेक्टिंग दीज टू वीडियोस। सो वी वर हियर ऑन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। इसमें मैंने पूछा कि हैव यू एवर बीन टू निकोबार? तो एक लड़के ने मेरे से कहा कि सर देयर इज अ प्लेस जहाँ पे एक होटल बन रहा है, और किसने बनाया? वो ताज ने एक होटल कंस्ट्रक्ट किया है वहाँ पे। मतलब सीधा झूठ। क्योंकि भाई क्यों? क्योंकि निकोबार जो है ना, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन अ मूवमेंट, आप वहां पे सब चीजें मूव नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते हो। क्यों? बिकॉज देयर इज अ सर्टेन ट्राइब्स, वहां पे कुछ ट्राइबल कम्युनिटी है जिसको भाई जिसको हमें वो करना है, कंजर्व करना है। तो देयर इज अ थिंग। तो अब ऐसा है ना कि सर्टेन यहाँ पे कुछ प्लेसेस होती हैं जहाँ पे क्या हो सकता है, जहाँ पे आपको एक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस का माहौल देखने के लिए मिल सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कि देयर इज अ प्लेस, अंडमान आप जा सकते हो, अंडमान जा सकते हो, लेकिन निकोबार नहीं। अंडमान जा सकते हो। अब यहाँ पे एक प्लेस थी, लेट्स से दिस इज अ प्लेस, एंड यहाँ पे एक पर्टिकुलर इट इज अ पॉकेट जहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं। एंड यहाँ पे ना कुछ एक रोड बनी हुई है, यहाँ पे रोड एक बनी हुई थी। जो ये रोड जो थी किसने बनाई थी? ये ब्रिटिशर्स ने बनाई थी।
सो अब ये होता है कि जब से टूरिज्म वहाँ पे बढ़ा है, तो कुछ टाइम पहले भी ऐसा था कि यहाँ पे जो टूरिज्म था, यहाँ पे वो इस रोड से आपको ले जाते थे और इस एरिया में आपको प्रॉपर घुमाते थे। भाई पैसे भी पूरे वसूल करने हैं और डेफिनेटली एक टूरिस्ट प्लेस भी बन रही है। तो होता क्या था ना, जो टूरिस्ट जाते थे, दे यूज टू सी दैट पर्टिकुलर, वहाँ पे ट्राइबल एरियाज में जो ट्राइब्स रहती थी, उनको वो देखते थे और उनको वो अंदर ही कार में या बैठे रहते थे, कहीं भी आप जैसे भी जाते थे, दे यूज टू से आस्क देम टू डांस। और वो बेचारे इतने इनोसेंट कि वो डांस भी कर रहे हैं। ट्राइब्स, जो ट्राइबल एरिया ट्राइबल्स रहते थे, वो सब डांस भी करते थे। कभी कभी क्या होता था कि उनको आप कुछ खाना भी दे देते हो। अब आप सोचो, मोमोज खिला रहे हो उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसा होगा ना कि देखो, हम लोग जब एंटीबायोटिक्स लेते हैं, हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो होता क्या है कि जब हम लोग एक्सहेल करते हैं ना, तो अगर हम उन ट्राइबल कम्युनिटी के पास जाके एक्सहेल भी करेंगे, तो दैट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर देम। उनके लिए वो भी हार्मफुल है, वो बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि हम जब उनको एक्सहेल करें तो उनका जो ओरिजिनल चीजें हैं ना, उससे दूर ही कहीं ले जा रहे हैं। इट इज नॉट गुड फॉर देम, इट इज नॉट गुड फॉर देम। तो होता क्या है कि इस ट्राइब को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ क्या किया, गवर्नमेंट ने इस रोड को बंद कर दिया। बोला कि नहीं भाई, इसको बंद करिए, ये बिल्कुल ये रोड जो होगी इसको बंद करिए, इस रोड को पूरी तरीके से बंद करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना के आप, अब भाई डेफिनेटली यू आर वेयरिंग दिस पर्टिकुलर टी शर्ट, आई एम वेयरिंग दिस टी शर्ट, यू ऑल्सो मस्ट बी वेयरिंग सम क्लोथ्स। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं था। अब वो ट्राइबल एरिया है यार, वो ट्राइब्स हैं, उनके अपना अलग कल्चर होता है, वो उनके ड्रेसेस वगैरह कुछ अलग होंगे, बट यू आर मेकिंग वीडियोज ऑफ देम। वो तो इनोसेंट है, बट यू आर पब्लिसाइटिंग देम, है ना, यू आर पब्लिकली उनको आप एक तरीके से कर रहे हो, उनका जोक बना रहे हो। तो इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट एथिकल ऑल्सो। अगर आप लिटरली आपने एथिक्स पढ़ा है, तो दिस इज नॉट एथिकल ऑल्सो। सो दिस इज अ थिंग, यू आर गिविंग देम फूड। अब बताओ, उनको मोमोज खिला रहे हो तुम, भाई उनको मोमोज क्यों खिला रहे हो? उनका हंटिंग एंड गैदरिंग पे ही वो बिलीव करते हैं, वो उसी से चल रहे हैं, तो लेट देम डू ना। वो अच्छे से कर रहे हैं तो उनको रहने दो, राइट? सो दिस इज अ थिंग। तो इस वजह से यहाँ पे ये क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इसको बंद कर दो। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लग गया, मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लग गया, ठीक है। और क्यों लगा? इन द इंटरेस्ट ऑफ व्हाट? ट्राइबल बीएल कमिटी। तो अगर किसी इंटरेस्ट के चक्कर में लग रहा है तो ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देयर इज अ प्लेस इन दिल्ली, कैंटोनमेंट एरिया, अगर आप गए होगे दिल्ली में, तो देयर इज अ प्लेस वहाँ पे कैंटोनमेंट एरिया के अंदर, वहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, देखते ही गोली मार दी जाएगी। अब आप कहो कि नहीं सर, हमारे पास आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी है, हम तो जाएंगे। भाई नहीं जा सकते हो ना, नहीं जा सकते हो ना, डेफिनेटली यू कांट गो भाई, क्योंकि वहां पे साफ लिखा है, बिकॉज वो जो एरिया है, इट इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अब सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन योर मूवमेंट। तो डेफिनेटली इसीलिए वहां पे लिखा हुआ है कि देखते ही गोली मार दी जाएगी। तो ऐसा थोड़ा ना कि क्यों मार दी जाएगी, हम तो चले जा रहे हैं और मार दो, ऐसे नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट एंटर दैट पर्टिकुलर प्लेस बिकॉज इट इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड यू कैन नॉट ब्रीच दैट। समझ गए? तो ये चीजें जो थी वो हमें समझ में आ गया कि अब ये जो है पर्टिकुलर थिंग है। तो आर्टिकल जो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी है, वो क्या बोलता है? इट गारंटीज। अब ये जो मैंने आपको समझाया, क्या समझाया मैंने आपको? बताया कि भाई किस तरीके से ये जो आर्टिकल का आप उल्लंघन नहीं कर सकते हो। कई जगह अगर रिस्ट्रिक्शन है तो वो पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शन है, इट इज नॉट अ नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। वो आपको ये नहीं बोल रहा कि मॉल नहीं जा सकते हो, यू कैन नॉट मूव ऑन दैट स्ट्रीट, लेकिन आप स्ट्रीट में मूव नहीं कर सकते हो इफ देयर इज व्हाट, इफ देयर इज अपना क्या, अगर गवर्नमेंट ने बोला है। गवर्नमेंट ने जैसे आप देखो कोरोना में लगाया था लॉकडाउन, उस पर नहीं जा सकते हो आप, राइट? सो दिस वाज अ थिंग। तो इसमें हमारा आर्टिकल 19(1) ए क्या, सॉरी डी क्या कहता है? इट गारंटीज फंडामेंटल राइट टू मूवमेंट थ्रू आउट व्हाट? इंडिया। आप इंडिया में कहीं भी मूव कर लो, राइट? फ्री मूवमेंट ऑफ सिटीजन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, बट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, रिस्ट्रिक्टेड, कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, या कुछ पब्लिक ऑर्डर, जैसे कोरोना में पब्लिक ऑर्डर ही तो था,
पब्लिक ऑर्डर कि मत जाइए भाई, लगाते ही है ना। फिर इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, हेल्थ, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देख ली कोरोना टाइम में। इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स का भी मैंने आपको दे दिया एग्जांपल। जैसे अरुणाचल प्रदेश, अब अरुणाचल प्रदेश में जाना है ना अगर आपको, तो अरुणाचल प्रदेश में अगर आपको जाना है तो आपको वो करना पड़ेगा, यू नीड परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, यू नीड अ परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। बिकॉज देखो, एक तो पहली बात तो वो ट्राइबल एरिया भी है थोड़ा, उसके बाद उस पर चाइना भी क्लेम करता है, तो वो थोड़ा सा भाई वैसा एरिया बन जाता है, राइट, वल्नरेबल एरिया बन जाता है कि यार इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा। तो इस वजह से भी ये चीज़ें पॉसिबल हैं, राइट। तो ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। सो नाउ वी हैव 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, सॉरी ई। अब ये क्या कहता है, अब इसको समझो। ये आर्टिकल ऐसा है कि भाई आप कहीं भी जाके क्या कर सकते हो, रिसाइड कर सकते हो, सेटलमेंट आप कर सकते हो। दिस इज अ वेरी मच इजी, इट इज अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ मंडा ऑफ किसका, रेजिडेंस, इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन। ये इंडियन सिटीजन के पास एक फंडामेंटल राइट है कि आप पूरे इंडिया में कहीं भी जाके रिसाइड कर सकते हो और अपना सेटल हो सकते हो। डेफिनेटली इसमें भी कुछ पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि दिस वाज रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया था। ये क्या था हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। दिस वाज रिमूव्ड फ्रॉम पार्ट 3 से ये रिमूव कर दिया गया। अच्छा, इसको रिमूव क्यों किया गया था, आप ऐसे सोचिए ना कि क्या हुआ था जब गवर्नमेंट कुछ अच्छा करने की सोचे, डेवलपमेंट करने का सोचे। एग्जांपल आपको देता हूँ, दिल्ली मेट्रो जानते हो, उसका एक वेब बना हुआ है। दिल्ली मेट्रो का वेब कभी देखा है आपने, वो जो बोर्ड लगा रहता है उसको कभी ध्यान से नोटिस किया, कितना दूर दूर तक फैल गया है ये। अब ऐसे सोचिए कि जब ये दिल्ली मेट्रो बन रही थी, और ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये आपका फंडामेंटल राइट्स में ही होता, तब क्या होता। अगर जब दिल्ली मेट्रो बन रही थी और ऐसा कुछ होता, तो भाई जिसकी भी जमीन ये लेती, मेट्रो या गवर्नमेंट जिसकी भी जमीन लेती कि भाई हमको यहाँ से मेट्रो की लाइन लेके जानी है, तो जिसकी भी जमीन लेती वो क्या कहता कि सर मेरे पास राइट टू प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी मेरी है, आप कैसे ले सकते हो, नहीं ले सकते हो आप। होता ना ये चीज आती है, बिल्कुल पॉसिबल है, ये चीजें आ जाती। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये सारी चीजें आ जाती तो क्या होता, तो भाई डेवलपमेंट पॉसिबल ना होता। सभी लोग आ जाते कि भाई ये तो राइट टू प्रॉपर्टी है, मेरी भी प्रॉपर्टी क्यों लेके जा रहे हो। इस वजह से इसको हटाना इंपॉर्टेंट हो गया, इसको पार्ट 3 से हटाना इंपॉर्टेंट हो गया। पार्ट 3 से हटा के हम लोग ने इसको कब हटाया था, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू हटाया था और किस में डाल दिया, इसको हम लोग ने पार्ट 12 में डाल दिया। पार्ट 12 में क्या चीज, किसमें, अंडर आर्टिकल 300A, 300A के तहत आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है। अब इट इज व्हाट, इट इज अ लीगल राइट, तो ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब हमारे पास आता है क्या, इट इज, अब ये चीज तो क्लियर हो गई होगी ना कि आर्टिकल 91F जो है वो पहले राइट टू प्रॉपर्टी आपका पार्ट 3 में था, उसको हटा दिया गया है, वो अब आ गया किसमें, आपके पार्ट 12 में। नाउ वी हैव आर्टिकल 19(1)G। अब ये क्या कहता है, ये आपसे क्या कहता है, ये भी एक सिंपल सी बात कहता है, ये आपसे बात करता है वोकेशन की। इट गारंटीज राइट टू वोकेशन के ऊपर ये बात करता है और प्रॉपरली बात करता है। कैसे, ये क्या बताता है आपको, लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर। हाँ, अब देखो, ऐसा कोई जॉब है जो आप नहीं कर सकते हो, आप ऐसे बताओ मुझे पहले, इज देयर एनी जॉब जो आप नहीं कर सकते हो, या ऐसा कोई बिजनेस जो आप नहीं कर सकते हो, कोई ऐसा बिजनेस या ऐसा जॉब जो आप नहीं कर सकते हो। ये मत सोचना पैसे से, मतलब ये सोचिए कि आपको राइट नहीं है ये करने का। डेफिनेटली देयर इज सर, स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस में जो एक्सप्लोरेशन होता है वो आप नहीं कर सकते हो, कितना भी पैसा हो, यू कैन नॉट डू इट, समझ गए। इस जैसे MBBS है ना, अब MBBS करके ही डॉक्टर बनोगे, कितना भी ज्ञान हो, लेकिन आप अगर MBBS नहीं हो तो आप डॉक्टरी नहीं कर सकते हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, सॉरी, राइट, दिस इज अ थिंग। तो देर आर सर्टेन प्रोफेशंस जिसके लिए सब लोग एलिजिबल नहीं होते, राइट। अब आप देखो, जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन है, उसमें आपको क्या है, उसमें आपके पास जितना भी पैसा हो, यू कैन नॉट स्टार्ट दैट स्पेस एक्सप्लोरेशन, वो गवर्नमेंट ही करेगी,
न्यूक्लियर एक्टिविटी की चीज़ें वो सारी गवर्नमेंट करेगी। तो कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जो किसके लिए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए हैं। कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए हैं, राइट। अब मैं आपको एक केस बताता हूँ, दिस इज अ रियल केस। आपने पता नहीं ये चीज सुना है कि नहीं, दिस इज अ रियल केस। देर वॉज हस्बैंड एंड वाइफ, और उनका बच्चा जो था वो वहां पे रहता था, एंड दैट सन वॉज अंडर 18 एज ऑफ 18, वो 18 साल से कम का था। होता क्या है कि अब 18 साल से कम या ज़्यादा के इतना मैटर नहीं है, बट ही वॉज अंडर एज, मतलब 18 साल से कम का था। अब एक दिन होता क्या है, दिस कपल वॉज व्हाट, गायनेकोलॉजिस्ट। कई सारी डिलीवरीज करवाई थी, कई सारी फीमेल्स उन लोगों ने डिलीवरीज, बच्चों को पैदा करता है ना, तो वो डिलीवरीज करवाई थी कई सारी। अब ये देख देख के वो जो बच्चा था वो भी सीख गया था कि सब सारे प्रोसीजर जो थे वो प्रॉपरली सीख गया था। सारे के सारे प्रोसीजर्स जो थे वो प्रॉपरली एकदम सीख चुका था अच्छी तरीके से सब कुछ। बट डेफिनेटली ही वॉज अंडर एज ऑफ 18, एंड ऑल्सो ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज MBBS, ही हैज नॉट डन हिज MBBS ऑल्सो। एक दिन होता क्या है कि ये जो कपल होता है ये कहीं बाहर जाते हैं, एंड घर में ये अकेला था, या क्लिनिक या घर, जो ऐसे मान लो कि क्लिनिक घर फर्स्ट फ्लोर पर था, क्लिनिक नीचे था। एंड इनके हॉस्पिटल या क्लिनिक में एक फीमेल आती है, जिसको क्या होता है, जिसको डिलीवरी की नीड होती है। तो ये क्या करता है लड़का, इसने डिलीवरी करवा दी, इस बच्चे ने डिलीवरी करवा दी प्रॉपर, और सब कुछ बहुत अच्छे से करवाया। देर वॉज नो इशू, वो जो पर्टिकुलर विमेन थी वो बहुत अच्छे से गई घर, देर वॉज नो इशू, चाइल्ड वॉज ऑल्सो बॉर्न हेल्दी, सब कुछ प्रॉपरली हो गया, राइट। पहले जब ये आए तो इन्होंने बताया कि यार तूने करवा दिया क्या, हाँ मैंने ऐसे ऐसे करवा दिया, वेरी गुड यार, बहुत अच्छा। पहले इन लोग ने, मदर फादर तो भाई ऐसे होते हैं कि प्राउड फील करेंगे, डेफिनेटली प्राउड फील किया, और उन्होंने सब जगह बताया कि देखो मेरे बच्चे ने ऐसा किया, मेरे बच्चे ने ऐसा किया, ऐसा किया। पहले तो सब लोग बहुत तालियां बजाएंगे, वाह वाह वाह, वेरी गुड, बताओ इतना छोटा बच्चा और डिलीवरी करवा दी, वेरी नाइस, दिस वाज अ वेरी मच गुड थिंग। लेकिन बाद में किसी को एक समझ में आया, किसी ने पॉलिटी पड़ी हुई थी, और वो गया, उसने पुलिस में कंप्लेन कर दी, राइट। अब पुलिस में कंप्लेन होने के बाद ये सारी चीजें जब आई, जब ये पुलिस में कंप्लेन किया गया, तो भाई डेफिनेटली ही विल बी अरेस्टेड। वहां पे मदर फादर जो है वो अरेस्ट हो गए, और उनको लेके जज के पास गए। तो जज ने पूछा क्यों भाई, ऐसा ऐसा है क्या, कि हाँ सर ये बहुत अच्छा करता है, लेकिन अगर आपको डेमो चाहिए तो आप ले सकते हो, इफ यू वांट यू कैन टेक अ डेमो। लेकिन फिर बाद में ये चीज़ क्लियर हुई कि भाई देखिए, उसको सज़ा वगैरह तो बाद में हुई थी, डेफिनेटली ही वॉज पनिश्ड, और प्रॉपरली पनिश हुआ, प्रॉपरली उसको पनिशमेंट वगैरह मिली। तो कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि देर आर सम प्रोफेशन दैट इज ओनली दैट एंड ओनली फॉर व्हाट, ओनली एंड ओनली फॉर सम पर्टिकुलर एलिजिबल पर्सन्स। MBBS किया है तभी प्रैक्टिस कर सकते हो और तभी वो काम कर सकते हो, नहीं किया है तो यू कैन नॉट डू, राइट। तो ये चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी, होप ये चीज आपको प्रॉपरली समझ में भी आ गई होगी, राइट। सो व्हाट इज इट इट इज अ राइट टू आपका वोकेशन, इट इज राइट टू वोकेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद अपना राइट टू वोकेशन। अब आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होंगी प्रॉपरली, व्हाट इज राइट टू वोकेशन, राइट। सो दिस मस्ट बी क्लियर टू यू नाउ, इट गारंटीज राइट टू वोकेशन, राइट टू। अब इसको आप एक बार जाके बुक से पढ़ लोगे ना, तो इट विल बी वेरी मच क्रिस्टल क्लियर टू यू, राइट। प्रोफेशन ऑफ ट्रेड, एक भी आप अपने चॉइस का कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इस पे भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस डेफिनेटली हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस इंपॉर्टेंट भी हैं, डेफिनेटली दीज आर इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अपना आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल 19 जो था वो प्रॉपरली हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। होप आपको इसमें अब किसी तरीके की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स जो भी रिक्वायर्ड हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, वो मैंने आपको प्रॉपरली समझा दिया है। सो होप दिस मच इज वेरी मच क्लियर टू यू, यू आर वेरी मच ओके विद इट। अब यू गो एंड जस्ट मेक अ शॉर्ट रीडिंग ऑफ दिस एंड मेक अ शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स। मैं जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि हाउ टू मेक नोट्स, हाउ यू विल बी मेकिंग अ नोट्स। ऐसा नहीं है कि भाई ये लंबे लंबे लाइन बाय लाइन लिख दिया, मैं आपको बताऊंगा। लाइक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इफ यू वांट टू मेक नोट्स जस्ट वॉच दिस वीडियो वेरी मच केयरफुली। ऐसे आपने किया, आर्टिकल 19 आप मान लो कि आप आर्टिकल 19 पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे लिखो A B C D एंड E, देन F, एंड ये हो गया G। व्हाट इज आपका A इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सिंपली ऐसे लिखो,
स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देन बी क्या है, फिर सी क्या है, डी क्या है, एफ क्या है, इसमें आपका आपका क्या था, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया था किसके तहत भाई, किसके तहत हटाया गया था, 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू हटाया गया था। किसमें डाला गया, 300A ऑफ पार्ट 12। सिंपल, बस इतना लिखो, इतना लिख दो, दैट्स इट, सिंपल, इतना लिखोगे, इट इज वेरी मच क्लियर, आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। फिर क्या है, व्हाट इज जी, राइट टू वोकेशन। इस तरीके से जब आप करेंगे चीजें, तब आपको चीजें क्लियर होंगी। इसी तरीके से आपको सारा करना है, इस तरीके से जब आप करोगे ना, तब आपको क्लियर होगी कि इसमें क्या है भाई, असेंबली है, इसको फॉर्मलाइज कर दो, फॉर्मलाइज असेंबली या एसोसिएशन। तो जब अब देखो ना, ये पूरा आर्टिकल 19 जो हम लोग ने 1 घंटे में पढ़ा, आपको कितनी देर में लगेगी, 5 मिनट नहीं लगेंगे इसको पढ़ने में। सो दिस इज अ वे यू शुड डू अ रिवीजन। रिवीजन इज टू बी डन लाइक दिस ओनली। रिवीजन का और कोई वे नहीं है, और कोई वे आउट है ही नहीं इसका। बिकॉज देखो यार क्या होता है ना, बिकॉज देर इज अ थिंग, आपको पूरा पूरा आपको ये GS2 जो होगा वो आपको कब पढ़ना है, वो आपको 1 दिन के अंदर पढ़ना है, कुछ घंटों में पढ़ना है कई बार। तो यू विल बी नीडिंग दिस वीकली रिवीजन। आप कैसे करोगे, क्या पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, नहीं। अब यहाँ पे आपने इसको समझ लिया, गो एंड रीड सम बुक, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, जस्ट गो एंड रीड इट एंड देन मेक दिस पर्टिकुलर डायग्राम्स। मैं आपको बहुत सारे डायग्राम दे दूंगा, आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन हाउ टू मेक नोट्स, एंड डेफिनेटली माय नोट्स आर लाइक दिस ओनली। इफ यू विल लुक, मैं तो पहले लूज शीट्स पे बनाता हूँ, एंड देन आई यूज टू मेक लाइक दिस ओनली। सो दिस इज अ थिंग जिससे हम लोग ने एक रिवीजन कर लिया, पूरा क्लास जो है वो 1 मिनट के अंदर हम लोग ने इसमें रिकैप कर लिया, राइट। So definitely you have understood all the things, all the topics have been taught to you in this particular thing, Article 19 में. Tomorrow we'll be completing Article 20 and 21A. क्योंकि 21 जो आर्टिकल है उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, I'll be needing around 1.5 hours. तो definitely I'll take some time. उसको हम लोग फिर Article 20 और 21A को हम लोग पहले खत्म कर लेंगे, then we'll be starting further, right? So with this I'll be taking a leave. We'll be meeting you in next lecture. तब तक के लिए stay healthy. जय हिंद।